हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। ये प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज का 6th लेक्चर है। इस सीरीज में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पिछले 25 सालों में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है। 6th लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज की मदद से आप आसानी से पॉलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है लॉकडाउन के कारण। आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। ये 2002 में पूछा गया था। मतलब यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का पर्पस क्या था। आपका ऑप्शन ए है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, ऑप्शन बी है सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना और ऑप्शन सी है गांधीयन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, ऑप्शन डी है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं लगाता है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं करता है। आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है सोशल डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स डीपीएसपी सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है। सी है गांधीयन डेमोक्रेसी। क्या लगता है, गांधीयन एक आइडियोलॉजी है, एक डेमोक्रेसी का टाइप नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। डी है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स ये आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है। आप देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे और आपको लगेगा सोशल डेमोक्रेसी, आपको ऑप्शन मिल गया, आप बी पे टिक कर देंगे और डी को नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यूपीएससी में हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को आपको टिक करना होता है और यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट है सोशल एंड इकोनॉमिक बोथ डेमोक्रेसी, तो आपके आंसर है डी। तो ध्यान रखिएगा ऐसी गलती आप एग्जाम में ना करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने कम से कम 5 सवाल पूछा है पिछले 25 सालों में। तो सोचिए सिर्फ एक पेज का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, तो इसे आपको ध्यान रखना है इसका आर्टिकल क्या है और पार्ट क्या है। साथ ही साथ यह आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो 1937 में था उससे लिया गया है। ओरिजिनली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में यह स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बनाते हैं और इन्हें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो फ्रेज है यह स्टेट्स के लिए आइडियल है। जब वो पॉलिसी बनाएंगे तो इसको ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। These are constitutional instruction and recommendation to the states in legislative, executive and administrative matter। मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यह रिकमेंडेशन दिया गया है लेजिस्लेशन को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें इसी प्रिंसिपल पे चलना है। एक तरह से यह प्रिंसिपल है, तो इसे आप ध्यान रखें, बिकॉज ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर हमारे देश का गाइडिंग प्रिंसिपल कहां से आता है, तो आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथ ही साथ यह कंस्टिट्यूट करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम जो कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए नेसेसरी हैं। साथ ही साथ यह जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जो कि प्रीएम्बल में दिया गया था। यह कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ना कि पुलिस स्टेट की, तो इसे भी आप ध्यान रखें। फाइनली अगर हम ब्रीफ में बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की बात करता है भारत में, जिसे अभी हमने आपने डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहां वेलफेयर स्टेट को आप ध्यान रखें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को ध्यान रखें, इनसे सवाल डायरेक्ट यूपीएससी पूछती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। ये 2013 में पूछा गया था।
आपका ऑप्शन ए है द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। अब आपको अटेम्प्ट करना है, बताइए। प्रियम्बल में ऑफ कोर्स यह दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं की गई है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, आपको ध्यान रखना है ये बात। जो आपका ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव राइट्स, डायरेक्टिव राइट्स कुछ भी नहीं होता है, इस आप ऑप्शन को छाट सकते हैं। यूपीएससी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड दे देती है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपके ऑप्शन ए एंड सी नहीं है, ऑप्शन बी को देखते हैं, द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑफ कोर्स डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है और प्रियम्बल में भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, तो आपका आंसर होगा बी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, एलिमिनेशन मेथड से जाना है। समटाइम्स ये बहुत हेल्पफुल होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए। अभी जिस कॉन्सेप्ट को हमने समझा है, इस पे एक और सवाल यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आपका ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऑप्शन डी है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमने डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी गवर्निंग प्रिंसिपल हैं वो डीपीएसपी से आएंगे। तो देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने कितनी बार सवाल रिपीट किया है, तो आपका ऑप्शन होगा यहां सी, डीपीएसपी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, देश की गवर्निंग प्रिंसिपल डीपीएसपी से आती है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पर एक और सवाल यूपीएससी ने 2015 में पूछा है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स। मतलब यह है कि वेलफेयर स्टेट का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है, कहां पे प्लेस किया गया है। आपका ऑप्शन ए है प्रियम्बल, ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट्स और ऑप्शन डी है 7th शेड्यूल। आई गेस अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसका आंसर है बी, डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आपका स्टेटमेंट 2 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ये 2006 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर है बी। मतलब यह है कि इक्वल पे की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है और डीपीएसपी में की गई है, इसे अभी हम समझेंगे। साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, इसे हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है, बट इनके कंटेंट के नेचर और इनके डायरेक्शन के बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अभी हम यहां सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को समझते हैं, बाकी को हम आगे समझेंगे। यह जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है यह सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ यह एक फ्रेमवर्क देता है जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट की बात करता है, जिसका एम है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना लोगों को, और यह वेलफेयर स्टेट बनाने की भी बात करता है। ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, वेलफेयर स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, इससे यूपीएससी सवाल डायरेक्टली पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। तो इन सारे कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अब हम यह समझते हैं कि ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है यह स्टेट को क्या डायरेक्ट करता है। सबसे पहले आर्टिकल 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38 में यह कहा गया है कि स्टेट लोगों का वेलफेयर प्रमोट करेगा और सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेगा, जिसमें सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे एक सोशल ऑर्डर आए। स्टेट इनकम इनइक्वालिटी को भी कम करने की कोशिश करेगा और लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए भी प्रयास करेगा। ये सारे आर्टिकल 38 में कहे गए हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। आर्टिकल 39 की बात करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि हर एक नागरिक को एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा, मतलब जितना लाइवलीहुड उनको जरूरत हो वह उन्हें मिलेगा। स्टेट जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, वो भी इंश्योर करेगा। स्पेशली कॉमन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास हो, सबको इक्वल मिले, यह भी स्टेट का काम है। कोई आदमी वेल्थ कंसंट्रेट ना कर ले, इसके लिए भी स्टेट प्रयास करेगा कि किसी आदमी के पास ज्यादा वेल्थ ना हो और किसी के पास बिल्कुल भी ना हो।
सबसे महत्वपूर्ण एक चीज उसमें है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। यूपीएससी ने इसी पॉइंट से सवाल पूछा था, अगली बार किसी और पॉइंट से सवाल पूछ सकता है। आर्टिकल 39 के पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। स्टेट यह भी कोशिश करेगा कि चाइल्ड का एब्यूज ना हो और साथ ही साथ जो वर्कर हैं उनका हेल्थ अच्छा हो, उनका हेल्थ प्रिजर्व हो, जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट भी हेल्दी रूप से हो, उन्हें यह अपॉर्चुनिटी मिले कि हेल्दी रूप से वह डेवलप करे। तो ये सारी बातें आर्टिकल 39 में कही गई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है, जिसे आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 39A यह कहता है कि लोगों को फ्री लीगल एड मिले और साथ ही साथ इक्वल जस्टिस मिले, इसे भी स्टेट को प्रमोट करना है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 41 ओल्ड एज लोगों की बात करता है, सिक लोगों की बात करता है और डिसेबल लोगों की बात करता है। उन्हें भी राइट टू वर्क है, उन्हें भी प्रॉपर एजुकेशन मिले, यह सारी व्यवस्था स्टेट के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 42 वर्क के ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, आप जहां काम कर रहे हैं उसका कंडीशन अच्छा हो, साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ की भी बात करता है, मैटरनिटी रिलीफ मिले, मैटरनिटी लीव मिले, ये सारा काम आर्टिकल 42 के अंदर होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी किसी भी प्रोविजन से, किसी भी आर्टिकल से सवाल पूछ सकती है, ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो हमने पढ़ा इस पर एक काफी अच्छा सवाल यूपीएससी ने 2010 में पूछा है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy, which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by the National Social Assistance Program launched by Government of India? मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो ऊपर दिए गए प्रोविजंस में से किन्हें फुलफिल करता है। यह काफी अच्छा सवाल है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, फंडामेंटल राइट आप बताइए करता है या नहीं? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें राइट टू लाइफ की बात की गई है, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, तो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में लोगों को वर्क दिया जाता है, उन्हें मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, जो भी डिसेबल लोग हैं, तो राइट टू लाइफ के अंदर यह कवर हो गया। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, इस पे बाद में आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 41 अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें जो भी डिसेबल लोग हैं उन्हें राइट टू वर्क है, तो 1 और 3 तो आपका आंसर होगा ही होगा। 1 और 3 होगा तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप याद करेंगे तो वहां कहीं भी डिसेबल लोगों की बात नहीं की गई है, उन्हें कहीं भी वर्क देने की बात नहीं की गई है, तो आपका आंसर होगा सी। काफी अच्छा सवाल था, काफी लोग कंफ्यूज भी हुए थे इस क्वेश्चन में, जिसे आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? 1 है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। स्टेटमेंट 2 है prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health. Select the correct answer using the code given below. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया है। अगर आपको याद हो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर ये फंडामेंटल राइट्स है। आप हमें कमेंट में बताइए ये कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है और कौन से आर्टिकल के अंदर यह कवर है। काफी अच्छा सवाल था यह, इसका आंसर है ओनली 2। तो इसे आप ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल यूपीएससी पूछती है, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है। अभी आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया यह डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें जो भी नेशनल मूवमेंट के समय गांधी जी रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलाया करते थे उसका रिप्रेजेंटेशन है। गांधी जी के जो ड्रीम थे, जो आइडियाज थे, वह डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल में इंक्लूड किया गया है। इसे हम देखते हैं। गांधी जी कहते थे कि विलेज पंचायत हो, तो आर्टिकल 40 यह कहता है स्टेट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू इंडो देम विथ नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जो विलेज पंचायत हो वो काफी एम्पावर हो, वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करे, वो अपने आप में सफिशिएंट हो। साथ ही साथ विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए इंडिविजुअल लेवल पे और कोऑपरेटिव लेवल पे। आर्टिकल जो 43B है जिसे बाद में ऐड किया गया, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। गांधी जी भी यह चाहते थे स्टेट को भी ऐसा माहौल बनाना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक मैनर में काम करे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनर में काम करे और वॉलंटरली बेसिस पे लोग इससे जुड़े। साथ ही साथ स्टेट को एससी और एसटी
के एजुकेशन का भी ख्याल रखना है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है कि ताकि उनका समाज में एक्सप्लॉइटेशन ना हो। यह आर्टिकल 46 है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 47 काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से यूपीएससी ने सवाल पूछा था। स्टेट को प्रोहिबिट करना है द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सारे प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी सवाल आ सकता है, बट इससे यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है। साथ ही साथ स्टेट को यह ध्यान रखना है और प्रोहिबिट करना है स्लॉटर ऑफ काउज। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आर्टिकल 48 में इसे डाला गया है। इन सबको आप ध्यान रखिए, किसी से भी अगला सवाल बन सकता है। आपने डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में जो पढ़ा, इस पे यूपीएससी ने 2012 में एक सवाल पूछा था, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन of India a uniform civil code, organizing village panchayats, promoting cottage industries in rural areas, securing for all the workers reasonable leisures and cultural opportunities. Which of the above are Gandhian principle that are reflected in the directive principle of state policy? मतलब यह है कि ऊपर दिए गए प्रोविजन में से कौन डीपीएसपी का गांधीयन प्रिंसिपल है। तो आपको बताना है, क्या लगता है? सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी हमने पढ़ा उसमें यह नहीं था, यह आपका ऑप्शन ए खत्म हो जाता है। अगर 1 खत्म होता है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। आपका आंसर आ गया। सिर्फ अगर आपको एक पता है तो आप यूपीएससी का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ऑफ कोर्स गांधीयन प्रिंसिपल है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ऑफ कोर्स यह है। फोर्थ है सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लीजर्स एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। ये डीपीएसपी में इसकी बात नहीं की गई है गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत, तो इसको आप हटा सकते हैं। और ऐसे भी सिर्फ आपका पहला पता होने से आपका आंसर निकल जाता है। देखिए कैसे आसानी से यूपीएससी के सवाल कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है बी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।